हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी तैयारी को इस वक्त जोर शोर से अंतिम चरण की तरफ बढ़ा रहे होंगे और साथ ही साथ आप सारी चीज़ों को जो कुछ आपने पढ़ा उसका बढ़िया से रिवीजन कर रहे होंगे। गणित और रीजनिंग भी आपने दोनों पढ़ ली होगी, साथ ही साथ आपने प्रैक्टिस की होगी। इस उम्मीद के साथ आपके अंतिम समय में, जब आपकी तैयारी के अंतिम क्षण यानी कुछ समय ही बाकी हैं, उस दौर में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं, आपको ये अवगत कराने के लिए आपने उन्हें पढ़ा है, तो थोड़ा मेरे साथ भी आप उन चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले आज की जो क्लास होगी, हमने आपसे सारी बेसिक बात पिछली वाली क्लास में कर ली है। आज से हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। चूँकि आपको पता है कि अब डिटेल पढ़ने का वक्त नहीं है, तो ऐसे केस में हमने आपसे ये भी कहा था कि हमने अब बेसिक मैथ की 7 वीडियोस डाली हैं, उसकी लिंक हमने कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था और उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। अगर आपने देखा होगा तो यकीनन आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, जिन मित्रों ने नहीं देखा है, ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप पास समय की कमी है, बिल्कुल कम नहीं है। बहुत समय आपने बहुत पढ़ाई की है। इस समय तो वैसे भी ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, आपका माइंड कूल होगा, चीज़ें आपकी बिल्कुल सब कुछ व्यवस्थित हैं, तो बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो जिन लोगों ने भी अगर वीडियो नहीं देखी है बेसिक वाली, तो उसको जरूर देख लीजिए, आपका फंडा क्लियर होगा। चूँकि आपको पता है कि जब मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो इतना वक्त नहीं होगा कि एक एक चीज़ को लेकर डिटेल में समझाया जाए। चूँकि मैथ के अंदर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सीधे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए क्वेश्चन, आपको क्लास की फीलिंग हो, अपने सामने आ पाएँ, इसलिए मैं सीधे बोर्ड पर ही क्वेश्चन लिखूंगा ताकि सवाल की लैंग्वेज और सवाल आप तक पहुंच जाए, आप मेरे साथ लिख भी सकें और आराम से फिर समझ लेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं आराम से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले मैं आपका जो SDI की परीक्षा हुई थी, कहने को परीक्षा का नाम 2006-2008 में आयोजित की गई थी, उसके सारे क्वेश्चन आपको करा देता हूं। फिर इधर आपके लोक सेवा आयोग के द्वारा भिन्न भिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए हैं, इससे ये बताऊंगा कि लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी तक आपका जो मैथ है, अभी मैं चूंकि मैथ शुरू में करा रहा हूं तो सिर्फ मैथ की ही बातें करूंगा, उनका मैथ का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या रहा है, किन चैप्टर से उन्होंने सवाल ज़्यादा उठाए हैं, और सारे अपने अनुभवों, आपको पता है कि मुझे पढ़ाते 18 वर्ष हो गए, एक लंबा वक्त रहा, इस कोचिंग के फील्ड में चला गया, तो आपको अपने सारे अनुभव के बेस पर और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, पहले लोक सेवा आयोग के पूछे प्रश्नों को कंप्लीट कराने के बाद वो सारा मॉडल पेपर बना के दूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है और ये भरोसा भी होगा कि निश्चित तौर पे उन क्वेश्चन से ही आपको आपकी परीक्षा के सवाल मिलेंगे, उसी पैटर्न के सवाल दूंगा, बस आप उनको 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए फिर आज के कार्य की शुरुआत करते हैं। और जो भी मित्र हमारे इस पर नए होंगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, वो तो आप करते हैं बिना कहे, आप सब वैसे भी इतने समझदार हैं कि मुझे सिर्फ सवाल पढ़ाना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं। आपने मेरी बात सुन ली है कि आज मैं आपके ही लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उठा रहा हूं, उसमें कोई नया नहीं सवाल होगा। जिस क्रम से उन्होंने पूछा है आप उनका ट्रेंड समझेंगे और उस चैप्टर का सोल्यूशन शार्ट तरीके से कैसे होगा, ये हम आपको सिखा के आगे बढ़ाने वाले। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, हर चैप्टर का सवाल मिक्स होगा, तो आपको कम से कम करना आसान हो जाएगा। इसके बाद जब मैं मॉडल पेपर लगाऊंगा तो एक सीक्वेंस से लगा दूंगा। और जिन जिन चैप्टर में दिक्कत है, तो कई चैप्टर की वीडियो अपने पास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, सारे आपको क्लासेस मिल जाएंगे। जितना भी गणित को समझने के लिए बेसिक सेक्शन चाहिए, चाहे वर्गमूल, घनमूल, घातांक, कणी, सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। आज से अलग से मैं संख्या पद्धति की भी क्लास दे रहा हूँ, तो जिनको चाहिए समय है थोड़ी उसको भी देख लेंगे। बाकी इसमें चलिए प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आप तुरंत मेरे साथ यहाँ पे लिखना शुरू करिए। और क्वेश्चन नंबर 1 है, तो लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि हम लोगों ने अपने काम को शुरू किया और इस काम को शुरू करने के लिए आप यहाँ कॉपी पे लिख देंगे कि भाई ठीक है, हम आपका कर रहे हैं ये BO मैथ्स स्पेशल, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ नहीं, स्पेशल। और इस मैथ्स स्पेशल के अंतर्गत मैं तुरंत आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखने जा रहा हूं और आप मेरे साथ लिख सकेंगे। प्रश्न ऐसे ही कि यदि x इज रेसिप्रोकल 1/y तथा y को 25% यानी 25% कम कर दिया जाए, कम कर दिया
जाए तो यक्स के मान में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के द्वारा पूछा गया एसडीआई में। अब आप जरा देखें, तब का एसडीआई आज का बीओ है, आपको पता है, खंड शिक्षा अधिकारी। ये प्रश्न किस चैप्टर से भाई? प्रतिशतता, परसेंटेज है। तो परसेंटेज आपने पढ़ा है, वरना पूरी वीडियो अवेलेबल है परसेंटेज की, सारी वीडियो आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा, सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सीधे इस तरह सवालों को मैंने आपको, अगर आपने मेरी वो क्लास देखी है तो एक ही डायलॉग मारा था कि घटता है तो घटा दो और बढ़ता है तो बढ़ा दो, और ऐसा हर सवाल हंसते हंसते लगा लो। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा सवाल मिलेगा, अब देखिए आप अंतिम समय में फालतू की लाइनें लिखना छोड़िए, क्वेश्चन मार्क, तो आप समझ जाओगे कि हमसे जो पूछा है वही बताना हमको। ये देखिए, इसका मतलब रेसिप्रोकल, इसका उल्टा है। तो ये 25% कम करेंगे, तो जब आप देखिए y का मान घटाओगे तो x का अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि आपको वैल्यू को क्या करना है, पहले जितना ही बरकरार रखना है। तो इसे कहते हैं घटता है, तो घटा कितना? 25, घटा दो किस में से? 100 में से। तो ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट आप 100 में से घटा दीजिएगा, और कहीं भी कभी भी प्रतिशत बताना है तो गुणा करिएगा 100 से। 25 तिया 75 होगा, 100 में 3 की भाग दीजिए, 33 से 1/3 या 33.33, जिस विकल्प में छपा रहे आप उसे आंसर देकर आ जाइएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम आपके लिए आज का दूसरा प्रश्न करेंगे। अब इसको विस्तार से भी हम लगा सकते थे, लेकिन ना तो वक्त ना ही आवश्यकता है। घटता है तो घटा दो, यही डायलॉग मार करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और तुरंत हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही प्यारा प्रश्न होगा ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए लिखा गया, बहुत बढ़िया नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति का, और एक क्लास भी अवेलेबल है। तो यहाँ लिखा गया कि यदि 61 यानी 61 से 100 यानी 100 तक के पूर्णांकों में से 3 से, बहुत बढ़िया सवाल है, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकाल दिया जाए। शब्द सुना आपने, निकाल दिया जाए, तब शेष संख्या क्या बचेगी? शेष संख्या क्या बचेगी? देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कहता है 61 से मतलब समझते हैं ना, साथ ही साथ देना, से मतलब होता है साथ लेकर के, 100 तक यानी यहां तक पहुंचना है। एक बात कहा 3 से विभाजित होने वाली, तो जब 3 से विभाजित कहे ना तो आप 3 से भाग दे देना, फ्री हो जाओगे। विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या को क्या करना है मेरे भाई? निकाल देना है। तो निकाल देने के बाद क्या शेष बचने वाला है? अब मैं बताऊं कि ऐसा प्रश्न जब आप पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे आप लिखिएगा 61 और ये हो गया मेरे भैया 100। आप लोगों को बताऊं 61 से 100 तक ये कह रहा कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग 100 में से 61 नहीं 60 घटाइएगा। क्यों? क्योंकि 61 से 61 को साथ लेके चलना है। तो यहाँ पे आपका 60 बराबर ये कुल कितनी संख्याएं आ गई भैया? 40 आ गई। तो इसका तात्पर्य ये हो गया फ्रेंड्स कि आप देखें 61 से 100 तक में कुल 40 संख्याएं हैं। अब इनका ये कहना है कि आप हमें उन संख्याओं को बता दीजिए जो निश्चित तौर पर 3 से कटती हों, परंतु उन्हें हटा दीजिए। इसमें से 40 में से
वो कितनी होगी यह जानने का मेरे पास एक तरीका है। तो सबसे पहले आप कह दीजिएगा, चूंकि 3 से विभाज्य संख्या, तो 3 से विभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे, थोड़ी कॉमन सेंस से सोचिए। ये 100 है, 100 तो 3 से कटेगा नहीं, तो 3 से कटने वाली संख्या 100 से एक पहले 99, 61 2 63, यानी इसमें से 63 को माइनस कर दीजिएगा, 3 से भाग देना तो यहाँ बटे 3, एक अपने से जोड़ दीजिएगा, तो कम से कम 13 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्याएं आ जाएंगी। अब आप ही लोग बताएं, जब इसे आप सॉल्व करिएगा मेरे भाई, तो निश्चित तौर पे आप लोग ये बोलोगे कि यहाँ से देखिए हमारे पास कितना आने वाला है, ये 36 आएगा, 36 बटे 3 प्लस 1 ये 12 हो जाएगा, 12 1 13। इसका तात्पर्य कि 13 ये वो संख्याएं हैं जो कि 3 से कट के बनी होंगी, कैसे 63 66 69 इस तरीके से। कहता है कि लेकिन हमें तो वो संख्याएं चाहिए जो 3 से ना कटने वाली हों, क्योंकि इसको हमें निकाल देना है। तो मेरे भैया यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना। 61 से 100 तक कुल संख्याएं कितनी थी भाई, 40 थी। उसमें से 13 संख्याएं कैसी निकल गईं जो 3 से कट जाएंगी, तो आपका करेक्ट आंसर 27 आएगा। यही आपका उत्तर है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं। आप अगर चाहें तो मैं दूसरा तरीका भी समझा देता हूं, अगर इस तरीके में कोई डाउट है आपको तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब मिलें, और अगर वैसे ही बहुत ही अच्छा तरीका था, 1 सेकेंड में आप निकाल लेते। ये कहता है 61 से 100, तो आप लोग क्या करिए, 3 से भाग दे देना यहाँ पे 61 में, और फिर 3 से ही भाग दे दीजिएगा किस में मेरे भैया, 100 में, बिना कुछ किए धरे। यहाँ भाग करिएगा तो आप सबको पता है कि 20 या 60 बोलिए होगा ना, तो यहाँ से शेष 1 आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से भाग देंगे तो सबको पता है कि 33 या 99 होगा, तो ये 99 हमने लिख दिया, 1 शेष आएगा। तो कम से कम यहाँ से आपको क्या करना है, तो कहना इसलिए 3 से विभाज्य संख्या बराबर, मित्रों कुछ नहीं करना, इसमें से ये वाला भागफल घटा देना, बहुत प्यारा तरीका है। 13 संख्याएं आ गई, तो अपने आप ये पता चल गया कि 3 से कटने वाली 13 संख्याएं हैं। कहता मुझे उन संख्याओं को बताओ जो 3 से ना कटने वाली, यानी 3 के अलावा हों, तो सीधे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ये तो पता ना कि 61 से 40 के बीच में टोटल जो नंबर्स हमारे पास आने वो कितने हैं, 40। सीधे 40 में से 13 घटाइए, 27 आपका उत्तर होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया आप सबको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि समय कम कार्य ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसमें अगर आपको लगे कि हमने थोड़ी तेज़ पढ़ाया, तो तेज़ कहाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो ही करा रहे हैं, फिर भी दिक्कत होगी तो वीडियो आप 2 बार देख लीजिएगा, आपका कोई लॉस नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात आती है तो वास्तव में आपको पता है ना कि चैप्टर जितने अच्छे से पढ़े होते हैं उतना ही समझ में आते हैं। तो आप जो हमने डिटेल में क्लास पढ़ाई है वहाँ से वीडियोस को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिखता हूँ। अब आप देखिए आपकी परीक्षा में पूछा गया तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में लिखा है कि यदि A:B अनुपात समानुपात का ये सवाल है, आपने पढ़ा होगा इसको, तो बराबर 2:3, फिर लिखा गया B:C बराबर 4:5 तथा C:D बराबर 6:7 हो तो हम सबको बताना है कि A:D किसके बराबर होगा। ये छोटा सा है, इस बार के लिए भी आप इसे इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, बिल्कुल पूछा जाने के लायक है। अनुपात वैसे भी अपने गणित का सबसे आसान टॉपिक होता है ना भाई? ठीक है, मैं इसे लगाने का डायरेक्ट तरीका आपको सिखाता हूँ, डिटेल समझेंगे हम अपनी लॉन्ग वाली क्लास में। अब हमें क्या बताना है, A:D बताना है, तो सीधे यहाँ लिखिएगा, इसलिए A:D बराबर, ये आप सभी ने पढ़ा होगा कि 2:3 का मतलब होता है 2/3, 4:5 का मतलब 4/5, 6:7 का मतलब 6/7, बीच में लगा दीजिएगा गुणा का निशान, आपका तुरंत यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
ये देखिए 3 दूनी 6 होगा। आपको पता हुआ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बटे कितना 35 के। तो जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा 16:35 वही आपका आंसर होगा। और ऐसा कोई सवाल मिलेगा किसी और मेथड की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिए कि A/B का मतलब A/B। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि A/B का मतलब A/B। चले अगले सवाल पे। ठीक है, बहुत अच्छे। और इसी बात पे अपनी क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस होगा। आप तैयार रहिए, कॉपी पेन चलाते रहिए। और स्पीड की कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें बताइए स्पीड कैसे बढ़ाना है। तो हमारे पास सारे फंडे हैं, बस सही पढ़ने वाला विद्यार्थी हो तो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल आज की क्लास के लिए। यहाँ लिखा है ए के पास, सवाल लिखते रहिएगा। ए के पास 100 रुपीज 100 रुपये हैं। यदि उसके पास, देखिए कितने बेसिक सवाल लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं, कुछ नहीं इन सवालों में, बस थोड़ा सोचो उत्तर दे दो। आपको बहुत बड़ा गणितज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास 10 रुपये कम होते, 10 रुपये कम होते तब उसके पास बी के आधे रुपए होते। कह रहे हैं आगे कि बी के पास, ठीक बात है, बी के पास ए से कितने अधिक रुपए हैं, ए से कितने अधिक रुपए हैं। ठीक है, आगे एक सवाल आपके पास। अब थोड़ा सोचो, उत्तर दे दो। कैसे सोच के आंसर आप देंगे? यहाँ देखिए 2 पर्सन हैं, एक ए है और दूसरा बी है। कितनी अच्छी बात है, आप साफ साफ कह रहे हैं ए के पास कितना भैया बोलिए तो 100 रुपया। मैंने यहाँ पे उतार दिया। आपने हमें एक बात कही कि यदि उसके पास 10 रुपये क्या कम होते, तो मेरे भैया अगर ए के पास 100 रुपया है तो अगर 100 में से 10 मैं घटा दूं तो आप ही बताएं ए के पास कितना, 90। अगर उसके पास 10 रुपये कम होते तो उसके पास बी के आधे रुपए होते। मुझे एक बात बताइए कि अगर ए के पास 100 है, ये सच है कितना 100, एक अगर मगर आ गया कि 10 रुपया कम होता तो यानी यकीनन 90 होता। तो जो 90 होता बी का आधा। आप हमें बताइए, अगर आप पूछे सर आपके पास कितने पैसे इस गर्मी में आप पढ़ा रहे हो, मैंने कहा कि मेरे पास 90 रुपये है, आपने कहा क्या बात करते हैं सर, अरे मेरा आधा ही तो आपके पास है। तो अगर आपका आधा मेरे पास 90 है तो पूरा कितना होगा 180 आपके पास, यानी इसी का जस्ट दुगना कर दीजिएगा तो बी के पास 180 आएगा। तो देखिए 180 हो गया। प्रश्न कहता है बी के पास ए से कितने रुपए अधिक हैं। सो फ्रेंड्स आराम से लगाइए क्वेश्चन मार्क। सच ये है कि बी के पास 180, तो सच ये भी है कि ए के पास 100 रुपये था। करेक्ट आंसर 80 आएगा। यही आपका उत्तर है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन अगला लिखना चाहूँगा और देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या समझना है। तैयार हैं सारे लोग भाई? चलिए, वैसे भी परीक्षाएं निकट हों तो माइंड थोड़ा तेज काम करता है ना, ऐसा होना भी तो चाहिए क्योंकि हम लोगों को दबाव में काम करने की आदत भी तो है। तो इसी बात पे 5वां सवाल हो जाए मेरे मित्रों, और यहाँ लिखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। वैसे कई बार अब तक ये आ चुका है और कभी भी आ सकता है। तो यहाँ लिखिएगा दो संख्याओं जो 1:5
1:5 के अनुपात में हैं का गुणनफल 320 है। इन संख्याओं के लिखते चलिएगा, तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, ये प्रश्न है। अब देखिए एक सवाल आया, अगर आपने यूपीपीसीएस का प्री दिया या लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम दिया या आपने पिछला एसडीआई के एग्जाम दिया हुआ होगा, ये साहब हर बार आपको मिल गए, इतना इनको प्री हो गए, कोई बात नहीं, हम सब भी इसे ज़रा समझ लेते हैं कि इसे क्या करना है। कुछ नहीं करना है, ऐसे जब भी सवाल आप पाइएगा तो ऐसे क्वेश्चन में एक बात मेरी याद रखिएगा कि संख्याएं ये क्या है, 1:5। तो आप रेशियो में आपने पढ़ा होगा कि एक संख्या 1 है तो 1x मतलब x, 5 है तो 5x कर दीजिएगा। अब देखिए ये अनुपात हुआ, तो यानी आप क्या ध्यान रखेंगे, जितना दोगे अनुपात हम लगा देंगे उतने x। इनका गुणनफल कितना दिया गया, 320। आप क्या सोच रहे हो, अरे x दे दो उत्तर ले लो। अगर x दे के उत्तर लेना है तो कहता है कि दोनों का गुणनफल बराबर लिख दीजिएगा 320 के। बेसिक वाली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि मेरे भैया आप देखो ये गुणा है तो इधर जाके भाग बनेगा, तो ज़्यादा शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं, इसको यहीं से उड़ा दो और ये कितना आ गया बोलिए ना, 64 आ गया। यक्स गुणे यक्स, आप लोग हमें बताएं कि यक्स गुणे यक्स का मतलब यक्स स्क्वायर बराबर 64, बोलिए यस आर नो। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर 64 है तो फ्रेंड्स यक्स बराबर 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। आपको अपना प्रश्न तो याद है, क्या है आपका प्रश्न, इन संख्याओं के वर्गों का क्या बताना है, अंतर। और अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटाओ बराबर उत्तर पाओ। तो मेरे भैया यहां लगा देना क्वेश्चन मार्क बराबर। अब बड़ा कौन होगा, 5x होगा, तो ऐसे 5x का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए अगर 5x का आप स्क्वायर करिएगा तो x का मान आपको पहले से पता था कि 8 है, तो यकीनन ये 5 गुणे 8 आप इसे 40 लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने लिख दिया 40 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर, बोलिए 4 चौक 16। तो वर्ग कर रहे हैं तो 2 जीरो बढ़ा दें, 1600 माइनस, बोलिए 8 अट्ठे 64। एक बात बताइए कि 1600 रुपये आपके पास हैं, 64 आपने खर्च कर दिया, तो अभी आपकी जेब में कितने रह गए, 1536। यही आपका आंसर है। तो आपने समझ लिया इस सवाल को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, आप इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तैयार हो जाइए। 6वां सवाल। अब देखिए ये सवाल जो आपका था, दोनों चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसको, संख्या पद्धति में भी आपने पढ़ा होगा और साथ ही साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात में भी आपने इसे पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम आपके लिए 6वां करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक व्यापारी ने 100 यानी 100 सेब, ये लाभ हानि बट्टा से जुड़ा प्रश्न है, 100 सेब 60 रुपए में क्रय किए या खरीदा और उसने मूल्य का 15% मूल्य का 15% भाड़े में व्यय किया। ठीक है भाई, यहाँ तक सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे लिखिएगा कि यदि व्यापारी अपने निवेश पर यदि व्यापारी अपने निवेश पर 20% यानी 20%
लाभ कमाना चाहता है, 20% लाभ कमाना चाहता है तो 100 सेब की या 100 सेब का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस इसे कहते हैं, अंकित मूल्य क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। अब देखिए ना, लाभान बट्टा एक चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, इससे सवाल तो आना ही आना है। अभी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। पहले आप तो कमीशन के सवाल देख रहे हैं अभी तक। अंकित मूल्य बताना है। अंकित का मतलब होता है जो किसी वस्तु के पैकेट पर लिखा हुआ, आप लोग जाते हैं ना एमआरपी जिसे आजकल कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, वही आपकी गणित में अंकित मूल्य या सूची मूल्य या मार्क्ड प्राइस, मार्केट नहीं, मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड प्राइस, इसे शार्ट में एमपी कहा जाता है, यानी ठप्पा मूल्य इसका मतलब होता है। अब हमें एमपी बताना है यहाँ पे फ्रेंड्स। सोचिए कि क्या कुछ आपको पता है। अब समझे कि मान लीजिए कि मैं हूँ, यहाँ से दो कंडीशन आती है कि हमने 100 सेब खरीदा, अच्छी बात है। अब 100 सेब खरीदा कितने का, बेचा कितने का, ये मैटर है और हमें अंकित मूल्य बताना है। तो यहाँ देखिए खरीदा कितने का, आपको ये मालूम है कि इस पर्सन ने 60 रुपए में 100 सेब खरीदे थे। सच में तो नहीं मिलेगा, सवाल में मिल गया भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 रुपया तो उसका गया ही गया। अब आप जरा समझिए कि मान लीजिए कि उसने एक मार्केट से सेब खरीदा, दूसरी मार्केट लेके जाना है और वो किसी ऑटो या कहीं पर सामान को रखवा लेता है सेब को, और जिस गाड़ी पर रखता है वो कहता है भैया हमें भाड़ा देना चाहिए, तो भाड़ा तो आपको लगेगा। जो भाड़ा आपका लगा वो 15% लगा, किसका, जितने मूल्य में आपने खरीदा था उतने का। तो आपने खरीदा कितने का था, 60 का, इसका मतलब 60 रुपया तो आपका चला गया 100 सेब का। जो भाड़ा लगेगा जितने में आपने खरीदा है उसका 15% लगेगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये भी तो पैसा हमारी ही जेब से गया और ये पैसा भी मेरी जेब से गया। अब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो 20 तियाँ 60, 20 25 100, 5 तियाँ 15, 3 त्रिके 9 रुपया हुआ। तो सच में देखने में आपका 60 रुपये का सामान यकीनन कितने का आपके घर तक पहुंचा, 69 रुपये का, 69। तो उस व्यक्ति का जो क्रय मूल्य है 69 का है। आप देखिए कि अब आपने इतनी मेहनत कर ली, तो आपने कहा कि सर जो हमने इन्वेस्ट किया है, निवेशित किया है, लगाया है, कितना लगाया आपने, 69 रुपये। तो कहते हो कि मैं तो चाहता हूं कि 20% का लाभ मुझे चाहिए ताकि मैं अपना आंसर पा जाऊं। तो एक बात बता दीजिए, मैं ये मान लेता हूं कि 100 सेब का क्रय मूल्य सीपी या खरीदा, अगर इसे मैं प्रतिशत में दिखा दूं तो बराबर 100% के। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगा कि अब यहाँ देखिए उसका अंकित मूल्य बताना हमें कि वो कितना आएगा। तो मैं यही कॉपी कर देता हूँ कि चूंकि ये 100% बराबर 69 रुपये बोली होगा ना, ये हमने मान लिया कि जितना है अपने आप में 100% है, वो 100% है। 20% आप लाभ कमाते हैं तो बढ़ता है तो बढ़ा दो, तो यही तो उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा 20% बढ़ा करके, इसलिए डायरेक्टली लिख दीजिएगा 120% बराबर, 120% बराबर। तो अब आप इसे क्या करिए, ये आपका हो जाएगा 69 बटे कितना आ जाएगा 100 और गुणे कितना करिएगा 120। आपको पता है कि भाई 20 25 100 हो जाएगा, 20 छक 120 हो जाएगा। ऐसे हम कैलकुलेट कर दें, या फिर आपको लगता है कि हम और इसे 60 में ही करना चाहते हैं क्योंकि हमें एक बार फिर से भाग देनी होगी, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बटे ये मेरा 100 हो जाएगा और गुणे यहाँ से 120 रहेगा। केवल एक जीरो काटिए, ज़्यादा फायदे का सौदा होगा। 12 का पहाड़ा पढ़िए, तो जब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 नावा 108 के 8 हासिल आपका 10 हो जाएगा भाई, और 12 छक 72, 72 10 82 हो जाएगा, ये 828 आ गया। 10 से भाग देना है भैया, तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी 82 रुपया 80 पैसा आपका करेक्ट आंसर आ गया। कोई डाउट है किसी को? तो इस तरीके से सवाल को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
डायरेक्ट भी आप लगा सकते थे। बस अपने दिमाग में बातें होनी चाहिए कि क्रय मूल्य को वैसे भी ऐसे सवालों में 100% मान के लगाने में हमेशा फ़ायदा है। तो डायरेक्टली आप लगा सकते थे 100% बराबर 60 का, एक बार बोलो बढ़ता है तो बढ़ा दो। तो 15 बढ़ा है तो डायरेक्टली 115/100 लिख देते, ये आपका 69 ही आएगा। और यहीं से ताव से कह देते कि 100% बराबर 69 के, इसलिए 120% बराबर उत्तर के, यही आपका निकल के आ जाएगा और आप मस्त रहेंगे। तो जो तरीका आपको सही लगे आप उसे लगाइएगा, प्रैक्टिस हो जाए तो आपके लिए बेहतर है। यहाँ थोड़ा आपने सीख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। इसे आप कंप्लीट करिए तेजी से। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि 7वें प्रश्न के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, अब ये 7 नंबर आपका क्या है, एक बढ़िया प्रश्न है। इसको आप सभी लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हर बार आने वाला है, इस बार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या सवाल है, मैं लिखता हूं, आप भी लिखिए मेरे साथ। एक आदमी अपने गंतव्य, यानी जहां पहुंचना है, गंतव्य स्थान से 180 किलोमीटर की दूरी पर है, 180 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, ठीक है। प्रथम आधी यात्रा में, तो प्रथम आधी यात्रा में उसकी औसत गति यानी चाल, उसकी औसत गति 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है या रहती है। आगे लिखा है बहुत बढ़िया कि अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए शेष यात्रा में उसकी गति क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए एक बढ़िया सा प्रश्न आ गया, तय हो गया कि जब आप एवरेज पढ़ेंगे यानी औसत, तो ये औसत से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। औसत वाले टॉपिक में हम इस सवाल को करेंगे, समय दूरी चाल में भी आप इसे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी पढ़ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेहतर सा तरीका है, आप जरा समझिए। ये मान लेता हूं, चलिए एक केंद्र आपका यहाँ पे ए है और आप एक प्लेस यहाँ बी तक जाना चाहते हैं। ये आपकी जो यहाँ ए से लेके बी तक की टोटल डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर है। आपने ये तय किया कि कुछ भी हो जाए सर, मैं तो 3 घंटे में पहुँच के रहूँगा, ये मेरी जिद है। वैसे भी जीतना है तो जिद करो, जिद में बड़ा अच्छा ही मज़ा है, बस वो सकारात्मक हो। तो अब आप देखिए 3 घंटे में पहुँचना चाहते हैं, लेकिन जो भी वजह बनती है, आपको पता चला कि पहली आधी, इसका मतलब फ्रेंड्स 50-50 का बंटवारा हो गया। अब आप देखिए पहली आधी, आप सब हमें बताएं कि ये पूरा 180 किलोमीटर यहाँ तक का है, तो पहली आधी तो कितना हो जाएगा, ये 90 किलोमीटर हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो अगर ये भी 90 किलोमीटर है, ये भी 90 किलोमीटर है, तो डियर स्टूडेंट्स इसे कहते हैं समान दूरी। क्या कहते हैं भाई? समान दूरी। और जब दो समान दूरियों का औसत ज्ञात करना हो तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि ये फार्मूला होता है 2xy
बटे x प्लस वाई बराबर औसत के। औसत कैसे निकलता? आप सबने पढ़ा होगा कि जब भी हमसे कोई कहता है कि भाई हमें बताओ समय बराबर, तो आपका आंसर आता है दूरी बटे चाल। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है भैया। अब आप देखिए कि यहाँ आपको क्या चाहिए? चाल चाहिए, स्पीड। तो यहाँ से पक्षांतर कर दीजिए कि जब आपको चाल चाहिए तो इसलिए स्पीड बराबर, तो ये हो जाएगा टी इंटू एस बराबर डी के, तो एस बराबर आएगा डी अपॉन टी के। अब दूरी कितनी है? 180 बटे 3, 3 छक 18, 60 किलोमीटर। ये आपका यहाँ पे एवरेज हो गया, यानी औसत हो गया, तो यहाँ 60 हमने लिख दिया है आपके लिए। अब आप देखिए कि क्या कुछ पता है, तो पहली स्पीड आपको ऑलरेडी पता है कि वो 40 की है, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। आप इसे ऐसे सॉल्व करिएगा कि 2 गुणे 40 और इंटू वाई बटे x की जगह लिखिएगा 40 और प्लस वाई बराबर 60 हो जाएगा। अब आप अगर देखें तो यहाँ से इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बहुत ही आराम के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा छोटा कर दीजिए, 20 तियाँ 60, 20 दूनी 40, हम लोगों ने सब सही किया। इसे हम आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 2 दूनी 4 वाई, तो ये 4 वाई बराबर, ये देखिए 3 आएगा तो दोनों से गुणा होगा, तो 3 चौक 12 यानी 120 और प्लस हो जाएगा ये 3 वाई के। मेरे भैया इसको इधर ले लीजिएगा, 4 वाई में से 3 वाई निकल के चला गया, तो वाई बराबर 120 किलोमीटर पर आवर आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न था और इसे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारी आपकी पहली क्लास थी, तो आज मैं आपको यहीं तक सॉल्व करा रहा हूं और कल वाली क्लास आपकी थोड़ी लॉन्ग होगी, उसमें थोड़ी तेज चलूँगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे। पहले आज मैं आपका रिस्पांस देखता हूं कि आपको क्लास कैसी लगती है। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।